गुड आफ्टरनून, माय सेल्फ विकास यादव फ्रॉम बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। आज हम लोग जो हमने पहले ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, ऐसी ड्रग्स जो कोलिनर्जिक सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं, आज हम उनको एक कंसाइज फॉर्म में स्टडी करेंगे, समराइज फॉर्म में। किस तरीके से हम एक साथ सारी ड्रग्स के बारे में इकट्ठा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे, ड्रग्स यूज्ड फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट। ड्रग्स फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट। कोलिनोमाइमेटिक मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम जैसे वर्क करता है उसके जैसा, मिमिक्री, उसकी नकल करने वाला। ड्रग्स फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट, कोलिनर्जिक सिस्टम जिस तरीके से वर्क करता है हूबहू उसी की नकल करने वाली ड्रग्स यूज फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट। तो इसमें हम इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्टर्स। डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्टर्स में आपका आता है बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल। इसमें आपकी दो ड्रग्स आती हैं, बेथानिकॉल और दूसरी आपकी आती है कार्बाकॉल। बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल। जो बेथानिकॉल है, बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल, ये क्या होते हैं? बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल, दीज आर मस्कैरिनिक agonist. These are muscarinic agonist. Selective, not on निकोटिनिक साइट। मतलब क्या? ये मस्कैरिनिक रिसेप्टर पे अपना एक्शन देगा, मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, सेलेक्टिव मस्कैरिनिक पे काम करेगा, नॉट ऑन निकोटिनिक साइट, निकोटिनिक साइट पे ये वर्क नहीं करेगा। कार्बाकॉल नॉन सेलेक्टिव, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक agonist means बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल। बेथानिकॉल में क्या? मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, नॉट ऑन निकोटिनिक साइट। कार्बाकॉल नॉन सेलेक्टिव मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट। क्या काम करेंगे? एक्टिवेट M1 एंड M3 रिसेप्टर। बेथानिकॉल का काम क्या होता है कि ये M1 एंड M3 रिसेप्टर को एक्टिवेशन, M1 एंड M3 रिसेप्टर एक्टिवेशन, ये क्या करेंगे? M1 और M3 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। कॉज इंक्रीज सिक्रीशन स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इससे क्या होगा कि सिक्रीशन बढ़ जाएगा, सिक्रीशन इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज। तो फर्स्ट वन इज बेथानिकॉल, सेकेंड वन इज कार्बाकॉल। बेथानिकॉल is a selective muscarinic agonist which not act on nicotinic site. It basically activate M1 and M3 type
muscarinic receptors and induced secretion along with smooth muscle contraction. अब इसके बाद कार्बाकॉल। कार्बाकॉल कार्बाकॉल ये क्या है? नॉन सेलेक्टिव मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक एगोनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव मस्कैरिनिक and nicotinic agonists are known as carbachol. It is used for topically almost exclusive for glaucoma. क्लियर? तो ये दोनों मेडिसिन है, बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल। ये ड्रग एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्टर। अब हम दूसरे पे चलते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग मस्कैरिनिक एल्कलॉइड। डायरेक्टली एक्टिंग मस्कैरिनिक एल्कलॉइड। डायरेक्टली एक्टिंग मस्कैरिनिक एल्कलॉइड, इसमें आपके आएंगे पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन पिलोकार्पिन ये आपका जस्ट लाइक बेथानिकॉल, जस्ट लाइक बेथानिकॉल, पार्शियल एगोनिस्ट। ये क्या आपका? पार्शियल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट लाइक बेथानिकॉल। एंड क्लिनिकली इसका यूज किया जाता है ग्लूकोमा में। क्लिनिकली इसका यूज कहाँ? क्लिनिकली used in glaucoma. Pilocarpine. Pilocarpine is a direct acting muscarinic alkaloid which is work just like bethanicol, but it is an partial agonist clinically used in glaucoma. Now we will discuss about directly acting nicotinic agonist. Directly acting nicotinic agonist. डायरेक्टली एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट, इसमें आपका क्या आपका आ जाएगा? निकोटीन। निकोटीन एगोनिस्ट एट बोथ एनएन एंड एनएम रिसेप्टर। इसमें आपका आता है निकोटीन। वर्क ऑन बोथ एनएन एंड एनएम रिसेप्टर्स। क्या काम करेगा? ये करेगा, ये सोडियम पोटेशियम चैनल को ओपन करा देगा और क्या कराएगा? मेम्ब्रेन डिपोलराइजेशन। अब इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? इट इज यूटिलाइज इन एक्टिवेट ऑटोनॉमिक पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड स्केलेटल मसल न्यूरोमस्कुलर इन प्लेट। इट एक्टिवेट पोस्ट साइनेप्टिक
ganglion and neuromuscular end plate। कहने का मतलब ये है कि निकोटिनिक इज ए डायरेक्टली एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट। नाम में लिखा है अगर निकोटीन, यानी इट इज वर्क ऑन निकोटिनिक रिसेप्टर। अब निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके कहाँ कहाँ होते हैं? निकोटिनिक रिसेप्टर्स आपके जो होते हैं, जितना भी आपका प्री गैंग्लियनिक साइट है वहाँ कौन सा रिसेप्टर निकोटिनिक कौन सा टाइप में? एनएन। इसके अलावा जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें भी और पैरासिम्पैथेटिक में भी कुछ जगहों पे आपके एनएम, और इसके अलावा स्केलेटल मसल्स का जहाँ जॉइंट्स है, स्केलेटल मसल्स जहाँ पे आपका स्केलेटल मसल्स और न्यूरॉन का जंक्शन है वहाँ पे कौन से रिसेप्टर? एनएम टाइप आर रिसेप्टर। कौन से रिसेप्टर वहाँ होते हैं? एनएम टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। तो वहाँ सब क्या वर्क करेगा? निकोटीन वर्क ऑन बोथ एनएन एंड एनएम रिसेप्टर्स। बेसिकली एनएन रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन प्रीगैंग्लियनिक साइट्स and NM receptors are present on neuromuscular junction in the somatic transmission. Nicotine open sodium ion and potassium ion channel and perform membrane depolarization. It also activates postsynaptic ganglion and neuromuscular end plate. It also activates postsynaptic ganglion and neuromuscular end plate. Clinically इसका यूज कहाँ पे होता है? मेडिकल यूज इन स्मोकिंग सीएशन, नॉन मेडिकल यूज इन स्मोकिंग एंड इन इंसेक्टिसाइड्स। फिर हम चलते हैं शार्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। बेसिकली होता क्या है कि जो आपका न्यूरॉन जब ये ACH एसिटिलकोलिन यहाँ से जब रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद यहाँ एक एंजाइम होता है एस, एंटी कोलिनेस्टरेज। एंटी कोलिनेस्टरेज ये एंजाइम काम करेगा और ACH को तोड़ देगा। जब ACH को तोड़ देगा तो ACH की अवेलेबिलिटी यहाँ कम हो जाएगी, तो इसका परफॉर्मेंस यहाँ कम हो जाएगा। अब अगर हम कहीं एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर का यूज कर दें, एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, तो ये इसको क्या करेगा? डाउन कर देगा। जब इसको डाउन कर देगा तो ACH जल्दी टूटेगा? नहीं टूटेगा। जब जल्दी नहीं टूटेगा तो इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ लंबे समय तक मेंटेन रहेगी। जो भी ये काम कर रहा है वो लंबे समय तक यहाँ किया जाएगा। तो हम यूज करते हैं क्या? वेरियस एंटी कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, वेरियस एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। अब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं कम समय के लिए, कुछ इंटरमीडिएट एक्टिंग मध्यम समय के लिए, कुछ लॉन्ग एक्टिंग। तो अब हम चलते हैं शॉर्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। शॉर्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में पहला आपका आता है इड्रोफोनियम। Idrophonium. Idrophonium is a short-acting cholinesterase inhibitor. ये क्या काम करेगा? ये एसिटिल कोलिनेस्टरेज से की जो एक्टिव साइट है उसको बाइंड कर लेगा और प्रिवेंट एक्सेस ऑफ एसिटिलकोलिन। इसका काम क्या होगा
हीड्रोफोनियम जो हमारा एंजाइम है एसिटिल कोलिनिस्टरेज, जो हमारा एंजाइम है एसिटिल कोलिनिस्टरेज, वो क्या काम करता है? एसिटिल कोलिन को ब्रेक करता है। तो एसिटिल कोलिनिस्टरेज, मान लिया कि ये हमारा एंजाइम है एसिटिल कोलिनिस्टरेज, ये इसकी बाइंडिंग साइट, और ये इसकी क्या है? बाइंडिंग साइट। तो हीड्रोफोनियम यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा। जब एसिटिल कोलिनिस्टरेज की बाइंडिंग साइट पे ये जुड़ जाएगा तो क्या एसिटिल कोलिन को यहाँ जुड़ने देगा? तो जब एसिटिल कोलिन यहाँ नहीं जुड़ेगा तो क्या वो ब्रेक होगा? इसे हम क्या कहेंगे? शार्ट एक्टिंग कोलिनिस्टरेज इनहिबिटर। एग्जांपल क्या है? हीड्रोफोनियम। इट बाइंड्स, हीड्रोफोनियम is a short acting cholinesterase inhibitor which binds with the active sites of acetylcholinesterase and prevent the binding of acetylcholine। खास बात ये ध्यान रखिए कि it is short acting cholinesterase inhibitor which bind with acetylcholinesterase enzyme active site and prevent the binding of acetylcholine। इसका यूज कहाँ कहाँ पे है? इंक्रीज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, ऐसा क्यों है कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाता है? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एसिटिलकोलिन इज ए मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, बट इन द केस ऑफ सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इज कैटेकोलामिन, फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन। एंड hydrophonium is a short acting cholinesterase inhibitor which inhibit acetylcholinesterase, so it increase the parasympathetic activity। इसके अलावा it is utilized in diagnosis and treatment of myasthenia gravis। इसका क्लिनिकल यूज क्या है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट of myasthenia gravis। It is utilized, hydrophonium is a short-acting cholinesterase inhibitor which is utilized in the diagnosis and treatment of myasthenia gravis। तो ध्यान रखिए कि ड्रग फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट में जो शॉर्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स है, फॉर एग्जांपल हीड्रोफोनियम इज ए ड्रग which attach with active site of acetylcholinesterase and prevent the binding of acetylcholine, so it increase the parasympathetic activity, because in parasympathetic activity the major neurotransmitter is acetylcholine, but in sympathetic activity the major neurotransmitter is catecholamines, for example norepinephrine and epinephrine। It is utilized clinically in the diagnosis and treatment of myasthenia gravis। Means hydrophonium is a drug which is utilized clinically in the diagnosis and treatment of myasthenia gravis। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इसमें आपका आता है क्या? नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन।
इसमें आपका आता है नियोस्टिग्मिन, इसके अलावा एक और आता है फाइजोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन क्या काम करता है, ये जो हमारा एसिटिलकोलिनेस्टरेज है ACHE फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ ACHE मीन्स क्या, ये जो एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है, जो आपका एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम है जो कि एसिटिलकोलिन को ब्रेक करता है, उस एसिटिलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ ये नियोस्टिग्मिन जाकर के कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा तो इसकी वजह से इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो डाउन हो जाएगी। इंटरमीडिएट एक्टिंग, थोड़ी देर के लिए नहीं, थोड़ा ज्यादा देर के लिए, कंपैरिजन टू इड्रोफोनियम, या कि पहले था इड्रोफोनियम, उसकी तुलना में इसकी एक्टिविटी थोड़ा ज्यादा देर तक रहती है। इट इज इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। यूज कहाँ होगा, क्लिनिकली इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। क्लिनिकली इट इज आल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। इसके बाद आता है आपका लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इसमें क्या आपका आएगा, इसमें आपके आते हैं जैसे इकोथायोफेट, 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 ये लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स है। ये लंबे समय तक एसिटिल कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर देंगे। इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा मैलाथियान, पैराथियान, ये तमाम और भी ड्रग्स हैं, बट मैलाथियान एंड पैराथियान दीज आर नॉट क्लिनिकली यूज, दीज आर यूज लाइक एन इंसेक्टिसाइड। मैलाथियान, पैराथियान, these are the drugs which are long acting cholinesterase inhibitors, but they not used clinically, they use like an insecticide. But icothiophate is a long acting cholinesterase inhibitor which is used in glaucoma, which is used in glaucoma. तो ये आपकी वेरियस कोलिनोमाइमेटिक ड्रग्स हैं। इसमें हमेशा ध्यान रखिए कि शुरुआत हम कहां से करेंगे। सबसे पहला क्या, ड्रग एक्टिंग कोलिन, डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर। डायरेक्ट एक्टिंग कोलिन एस्टर में क्या क्या आपका, बेथानिकॉल, कार्बाकॉल। बेथानिकॉल कार्बाकॉल क्या है, बेथानिकॉल कार्बाकॉल आपके डायरेक्टली एक्टिंग कोलिन एस्टर, डायरेक्टली एक्टिंग आपके क्या है, कोलिन एस्टर। मतलब ये इनका वर्क जस्ट लाइक एस्टिलकोलिन। बेथानिकॉल कार्बाकॉल मस्कैरिनिक एगोनिस्ट, तो इसमें जो बेथानिकॉल होगा वो मस्कैरिनिक पे काम करता है, निकोटिन पे काम नहीं करता है। कार्बाकॉल, बेथानिकॉल एंड कार्बाकॉल एक्टिवेट M1 एंड M3 रिसेप्टर्स। फिर आपका आता है डायरेक्टली एक्टिंग मस्कैरिनिक एल्कलॉइड्स। डायरेक्टली एक्टिंग मस्कैरिनिक एल्कलॉइड्स में आपका आता है क्या, पिलोकार्पिन। पिलोकार्पिन, इसका काम क्या होता है, जस्ट लाइक बेथानिकॉल। डायरेक्टली एक्टिंग मस्कैरिनिक एगोनिस्ट में आपका क्या आता है, पिलोकार्पिन, जस्ट लाइक बेथानिकॉल, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। फिर आपका आता है डायरेक्टली एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट।
डायरेक्टली एक्टिंग निकोटिनिक एगोनिस्ट में आपका आता है निकोटीन। ये आपका एनएन रिसेप्टर से भी काम करेगा और एनएम रिसेप्टर से भी काम करेगा। इसमें आपके एनएन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो न्यूरोनल जंक्शन में पाए जाते हैं और एनएम रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके स्केलेटल मसल्स का जो जंक्शन होता है वहाँ पाए जाते हैं। तो मेडिकली यूज इन स्मोकिंग सीजेशन। इसके अलावा शार्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। शार्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में आपका हीड्रोफोनियम इज ए शार्ट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स यूज्ड इन द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। इसके अलावा इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, इसमें आपका आता है क्या, नियोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन का भी वही काम है। ये क्या काम कर रहे हैं, ये एसिटिल कोलिनेस्टरेज को के काम को रोक दे रहे हैं। लेकिन जो आपका पहला था हीड्रोफोनियम इज शार्ट एक्टिंग, वो थोड़े समय के लिए, और नियोस्टिग्मिन फाइजोस्टिग्मिन का ये इंटरमीडिएट एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। ये क्या काम करते हैं, नियोस्टिग्मिन और फाइजोस्टिग्मिन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विद ACHE। एसिटिल कोलिनेस्टरेज के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं जिससे वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। ये क्या, अगेन इसका यूज कहाँ इसका यूज होगा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मिस्थीनिया ग्रेविस। और तीसरा है आपका लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में क्या है आपका, लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स। लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स में आपका आता है इकोथायोफेट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। इसके अलावा मेलाथियान पैराथियान, ये दो आपके मेलाथियान पैराथियान, ये दोनों भी आपके लॉन्ग एक्टिंग कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स हैं। लेकिन मेलाथियान और पैराथियान का कोई ऐसा क्लिनिकल यूज नहीं है। दीज आर वर्क लाइक एन इंसेक्टिसाइड। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कंप्लीट है अबाउट ड्रग्स यूज्ड फॉर कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट। अच्छा, दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, बार बार टर्म आएगा सिंपैथोमाइमेटिक, कोलिनोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब क्या हो गया, हमेशा ध्यान रखिए, माइमेटिक का मतलब मिमिक्री, कोलिनोमाइमेटिक मतलब जिस तरीके से कोलिन रिसेप्टर अपना एक्शन दे रहे हैं उनकी मिमिक्री, उनके जैसा काम, कोलिनोमाइमेटिक इफेक्ट। सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, जिस तरीके से आपका सिंपैथेटिक सिस्टम काम करता है उसकी मिमिक्री, उसे क्या कहेंगे, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ऐसे अगर पैरासिम्पैथोमाइमेटिक मीन्स पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिस तरीके से काम कर रहा है या वो रिसेप्टर जिस तरीके से काम कर रहे हैं उनकी मिमिक्री, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक इफेक्ट। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम एक्टिवेशन, जो ड्रग्स एक्टिवेट कर रही हैं वो, और साथ ही साथ उसके ब्लॉकिंग एजेंट कौन से, जैसे बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर। फिर बीटा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर का क्या उनका इंडिविजुअल रोल है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमें बेसिकली ये ध्यान देना है कि रिसेप्टर्स, जैसे आपके मस्करनिक रिसेप्टर्स हैं, ये मस्करनिक रिसेप्टर्स आपके कैसे होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। निकोटिनिक रिसेप्टर्स ये कैसे हैं, आपके लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। तो हर किसी रिसेप्टर का टाइप हमें याद रखना है कि वो लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल है या GPCR है। अगर वो GPCR है तो किस बेसिस पे काम कर रहा है, IP3 डैग को एक्टिवेट कर रहा है, एड्रेनल साइक्लेज को एक्टिवेट कर रहा है, साइक्लिक AMP लेवल को बढ़ा रहा है, या साइक्लिक AMP के लेवल को डाउन कर रहा है। जैसे कल हमने डिस्कशन किया था M1, M2, M3, M4, M5, तो हमने देखा था M1 रिसेप्टर कैसे होते हैं, IP3 डैग को एक्टिवेट करते हैं, M2 का दूसरा, फिर M3, इस तरीके से। तो हर किसी रिसेप्टर की फिजियोलॉजी भी हमको स्टडी करनी है, वो किस तरीके से अपना काम करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।